आज चलिए एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का क्विक रिवीजन करते हैं। ये जो कंसेप्ट है क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत पूछते हैं बच्चे इसको, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक एनाटमी में रिकॉल करा रहा हूं। आप जानते हैं कि ये जो आफरेंट आर्टीरियोल है, आफरेंट आर्टीरियोल वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को लेके जा रही है बोमेंस कैप्सूल के कप शेप डिप्रेशन की तरफ में, आप जानते हैं, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू अ पैरेलल कैपिलरी नेटवर्क व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड इज थिक वॉल्ड, जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, एंड दिस इज लेट अस से द इफरेंट आर्टीरियोल। और दोनों के बीच में आप जानते हैं दोनों के बहुत पास आएगा जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आफरेंट आर्टीरियोल है, एक इफरेंट आर्टीरियोल है, और हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में से क्या जा रहा है, डीसीटी जा रहा है। डीसीटी दोनों के बीच में जा रहा है, एक आफरेंट आर्टीरियोल है, एक इफरेंट आर्टीरियोल है। और मैं अगर आपको इसका कट सेक्शन दिखाऊं, अगर मैं इसका आपको कट सेक्शन दिखाऊं, मैंने बीच में से काट दिया, तो दिस इज द पिक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। दिस वुड बी द ल्यूमन ऑफ डीसीटी एंड एन afferent and efferent arteriole. I hope this thing is absolutely clear. Now this DCT is lined by cuboidal epithelium and there are some specialized cells, some very specialized smooth muscle cells in the wall of especially the afferent arteriole. अब इन पे ध्यान दीजिए, इन वाले सेल्स को हम कहते हैं मैकुला डेंसा, मैक्यूला डेंसा, और ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और जो फिल्ट्रेट पहुंच रहा है, देखिए फिल्ट्रेट पहले बोमेंस कैप्सूल में जाएगा, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले में जाएगा और फिर डीसीटी में पहुंचेगा, और डीसीटी में एक जगह पर आप जानते हैं मैकुला डेंसा है। तो जो फिल्ट्रेट मैकुला डेंसा पे पहुंच रहा है, अगर वहां पे सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन इज लोअर देन नॉर्मल, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से ये सिग्नल भेजता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, और फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं ये अभी हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये एनाटमी अब आपको रिकॉल हो गई होगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर आवर डिस्कशन ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो देखिए ये सिस्टम काम कब करेगा, ये सिस्टम काम तब करेगा जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, या कोई हाइपोटेंशन हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, इसकी वजह हाइपोवॉल्यूमिया भी हो सकती है। हाइपोवॉलेमिया ये कंडीशन हुआ, तो इसका मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ। से फॉर एग्जांपल कोई चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, या ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। दिस is a very very important thing to understand, that what initiates the renin angiotensin aldosterone system. Now you can easily understand this will have an effect on glomerular filtration rate that is going to decrease. So ये glomerular filtration rate भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किडनी इसको ऑटो रेगुलेट करेगी। तो देखिए अगर glomerular filtration rate कम हुआ है, जो अमाउंट ऑफ glomerular अल्ट्रा फिल्ट्रेट है वो भी कम होगा। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर इन कैपिलरीज से कम फिल्ट्रेशन हुई है, अगर यहां पर ब्लड कम आ रहा है, यहां प्रेशर कम हो गया है, तो फिल्ट्रेशन कम होगा, तो यहां पर जो फ्लूइड पहुंचेगी वो बेसिकली नॉर्मल से कम होगी। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह अल्ट्रा फिल्ट्रेट जब पीसीटी में जाएगा, पीसीटी नॉर्मल से ज्यादा सॉल्यूट को रीएब्सॉर्ब कर लेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कम वॉल्यूम है, ज्यादा देर पीसीटी में रहेगा, और पीसीटी को ज्यादा मौका मिलेगा इसमें से सोडियम और क्लोराइड को रीएब्सॉर्ब करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फिल्ट्रेट है, जब ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचा और जब ये डीसीटी में पहुंचा और खास तौर पे मैकुला डेंसा में पहुंचा, इस पे यहां पर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है नॉर्मल से। दिस इज डिक्रीज्ड देन नॉर्मल, जो मैंने अभी आपको बताया था। हमने कहा ये फिल्ट्रेट कम बना है, तो पीसीटी में ज्यादा
देर रहेगा, ज्यादा मौका मिल रहा है पीसीटी को इसमें से चीजों को रीअब्सॉर्ब करने के लिए। उसने सोडियम और क्लोराइड को क्या कर दिया है, रीअब्सॉर्ब कर दिया है। इसका मतलब फिल्ट्रेट जो लूप ऑफ हेनले में जा रहा है और डीसीटी में मैकुला डेंसा पे पहुंच रहा है, वहां पर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम है। और मुझे यह पता है कि इसकी वजह से मैकुला डेंसा एक्टिवेट हो जाता है, और मैकुला डेंसा एक्टिवेट होकर के एक्टिवेट करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपको यही बेसिक एनाटॉमी बताने की कोशिश की थी कि इसे जरूर याद रखिएगा। और ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं, ये रिलीज करते हैं, एक प्रो रेनिन को कन्वर्ट करते हैं रेनिन में और उसको रिलीज करते हैं। सो दे रिलीज व्हाट इज कॉल्ड एज रेनिन। सो रेनिन की स्पेलिंग देखिए, डबल NIN नहीं है, सिंगल NIN है। सो डबल NIN आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है। ये एक और एंजाइम है जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने सिक्रीट किया, ये भी प्रो रेनिन की तरह होता है, और इसको रेनिन में कन्वर्ट करके उन्होंने ब्लड में सिक्रीट कर दिया। सो ये रेनिन ब्लड में सिक्रीट हो गया, और ब्लड में पहले से ही एक प्रोटीन प्रेजेंट है। एक इस प्रोटीन को आप कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये देखिए, जन कहते ही आपको समझ में आ गया कि ये इनएक्टिव प्रिकर्सर होगा, एंड इट इज रिगार्डेड एज अ हार्मोन ऑफ द लिवर। सो इसको बनाया किसने था, लिवर ने। पहुंचाया कहां पर, ब्लड में, और रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। सो बड़े ध्यान से देखिए, जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन, याद रखिएगा, जो लिवर ने बनाया उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2, और यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम है। एस कहते हैं इस एंजाइम को। इस एंजाइम की प्रेजेंस से ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये बहुत पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की वजह से आप समझ सकते हैं कि इसका असर ब्लड प्रेशर पे आएगा, एंड इट विल ट्राई to correct this problem. The hypotension problem will be corrected by the vasoconstrictor effect of angiotensin 2 to be precise. और ये जो angiotensin 2 है इसका एक काम और है, ये angiotensin 2 स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। सो आप जानते हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड सुपीरियर पोल ऑफ किडनी में बाहर वाला पार्ट एड्रिनल का, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स एक स्टीरॉयड रिलीज करता है, इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है मेनली लेट टिब्यूल्स पर, जैसे लेट डीसीटी पर, और वहां से कंडीशनली सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। और जब ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है तो सोडियम के साथ में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, जहां सोडियम जाता है वहां उसके साथ पानी जाएगा, और ये करेक्ट करने की कोशिश करेगा हाइपोवोलीमिया को। सो ये जो दोनों प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये कम हो रहा था, इसको आपने करेक्ट करने की कोशिश करी। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल एंजियोटेंसिन यहां पर प्ले कर रहा है। सो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मुझे इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करना था। आप देखिए किस तरह से नेगेटिव कंट्रोल मैं इसका कर रहा हूं, एक फीडबैक कंट्रोल कर रहा हूं, और जिस तरह से जब ये सब चीजें ठीक होकर के रीनल ब्लड फ्लो ठीक हो जाएगा और उसके बाद में जीएफआर ठीक हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और ये जो रेनिन है ये सिक्रीट होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, और पूरा का पूरा जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के दोनों तरफ का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इधर देखिए, मैंने आपसे यह कहा था कि एक आफरेंट आर्टीरियोल है, एक इफरेंट आर्टीरियोल है। देखिए अगर मैं आफरेंट आर्टीरियोल को बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा आफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, याद रखिएगा आफरेंट आर्टीरियोल में मसल बहुत ज्यादा है, तो उसका ल्यूमन एक्चुअली बहुत छोटा हो सकता है, तो बजाय ब्लड प्रेशर बढ़ने के ये भी हो सकता है कि ब्लड फ्लो और कम हो जाए ग्लोमेरुलस में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्लड वेसल इज कमिंग जिसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक है और उसकी मसल आपने बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर दी, हो सकता है ल्यूमन बहुत छोटा हो जाए और वहां ब्लड कम पहुंचे, और अगर ब्लड कम पहुंचेगा ग्लोमेरुलस में तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप यूरिया को एलिमिनेट कैसे
कैसे करेंगे, चाहे हाइपोवॉल्यूमिया है चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिया का एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। इस टाइम पर किडनी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से आपकी बॉडी में यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजियोटेंसिन है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये आफरेंट आर्टीरियोल के बजाय इसका जो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है वो एक्चुअली इफरेंट आर्टीरियोल पर होता है। सो ये इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो अगर इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इसका ल्यूमन बंद हो गया, तो बैक प्रेशर बनेगा। जब बैक प्रेशर बनेगा तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन हो पाएगा, चाहे वॉल्यूम कम हो, चाहे वॉल्यूम कम हो, लेकिन क्योंकि बैक प्रेशर बनेगा तो यूरिया फिल्टर हो जाएगा। सो यहां पर दोनों काम हो गए, यहां पर आपने दोनों काम कर दिया। कम वो था, कम ब्लड सप्लाई थी, लेकिन उसके बाद में क्योंकि आउटफ्लो के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो बैक प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो कंटिन्यू होता रहेगा और उसकी वजह से यूरिया एलिमिनेट होता रहेगा। एक और चीज है, क्योंकि वॉल्यूम कम आई, आपने पीछे बहुत ज्यादा बैक प्रेशर बना दिया, फिल्टर हो गया बड़ी आसानी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर जगह पर अब इसके आगे जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है उसमें वॉल्यूम कम होगी, उसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कम होगा, क्योंकि यहां से फिल्टर हो गई है चीज, लेकिन प्रोटीन फिल्टर नहीं हुआ है। सो ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई है, उसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, और प्रोटीन में याद कीजिए एल्बुमिन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसका मतलब ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क में इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जो ब्लड आ रहा है उसमें कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। इसका मतलब ये बड़ी आसानी से चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। दिमाग लगाइए, इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी आसानी से आ सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम है और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, फ्लूइड को एब्सॉर्ब करेगा, एंड दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। आई होप दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज नाउ एक्चुअली क्लियर। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। अब आप ये देखिए कि एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई ड्रग है जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, सो अगर किसी आदमी में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम लगातार काम करता चला जा रहा है तो उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर बड़े होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह भी हो सकता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम कर रहा है और ये जो एस एंजाइम है ये कन्वर्ट करता जा रहा है, और ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन बना हुआ है जो बीपी को बढ़ाए जा रहा है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट की वजह से और साथ में एल्डोस्टेरोन की वजह से। इसीलिए कैन यू इमेजिन दैट वी आर यूजिंग एस इनहिबिटर्स। So let us write it down like this only. So हम जो है इस तरह के केमिकल्स को जो इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। और फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये जो बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये खास तौर पे ये जो लंग्स हैं उनके अंदर जो ये सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है। सो दिस साइट इज हैपनिंग एट लंग्स। सो ये जो एस है ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कहां पर? लंग्स के ऊपर काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जो कोरोना वायरस है उसका और इन एस इनहिबिटर्स का और एस एंजाइम के रिसेप्टर्स के बीच में what are the hypotheses that the scientists have given? I hope you must understand this question, that this ACE enzyme is very predominantly functioning in the lungs, and किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो कोविड-19 है उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, और किस तरह से दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश a relationship between this particular receptors for this enzyme and the severity of the lung symptoms in the coronavirus infection. So मुझे उम्मीद है कि इस क्विक रिव्यू में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।